हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फोक अड्डा पर। तो देखिए, आज जो है इतिहास का अपना पहला जो पार्ट है, ईंट मनके और अस्थियां, उसका दूसरा भाग है, वो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आपके लिए एक छोटी सी कहानी है कि जो मेहनत है, जो श्रम है, जो मेहनत करते हैं अपन, उसका संस्कार किस प्रकार से मिलता है, उसका फल अपन को किस प्रकार से मिलता है। तो देखिए, कुछ किसान थे और वो किसान है हल जोतने के लिए अपने खेतों में गए। जब वो खेत पर पहुंचे तो इतने में क्या है, बादलों जो काली घटाएं हैं वो उनके ऊपर छा गई। अब जैसे ही किसान अपनी जमीन को साफ करके और अपने बैलों को जैसे ही तैयार किया हल जोतने के लिए, तो बादलों ने उनको तेज आवाज में संबोधित करते हुए कहा कि हे किसानों, हम इस बार नहीं बरसेंगे, आप अपना व्यर्थ का जो श्रम कर रहे हैं ये मत करो, हम नहीं बरसेंगे। तब किसानों ने कहा, क्यों भाई, ऐसी क्या नाराजगी है, आप क्यों नहीं बरसोगे। तब बादल को और गुस्सा आ गया, तो बादल ने कहा कि हमने कह दिया कि हम इस बार नहीं बरसेंगे, तो अब हम 12 वर्ष तक नहीं बरसेंगे। किसानों ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्होंने अपना काम किया, पूरी मेहनत के साथ श्रम किया और अपना खेत जोता। दूसरे साल फिर वही हालत हुई, फिर किसान अपने खेत पर गए। बादलों ने फिर कहा कि हमने जब आपको कह दिया कि हम 12 वर्ष तक नहीं बरसेंगे, आप व्यर्थ की श्रम कर रहे हो और आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिर भी किसानों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने पूरे श्रम के साथ उन्होंने अपना काम किया और हल जोता। उसके बाद में तीसरे साल भी ऐसा ही हुआ। किसान फिर गए अपने खेतों को साफ करके और फिर उन्होंने हल से खेतों को जोता। और जोतने के बाद में जब बादल ने कहा, तुम लोग क्यों व्यर्थ श्रम करते हो, जब मैंने कहा कि मैं 12 वर्ष तक नहीं बरसूंगा तो आप लोग क्यों श्रम कर रहे हो। तो किसान ने कहा कि हमारा काम है मेहनत करना, श्रम करना, आप भले ही चाहे बरसो या न बरसो, अगर हम श्रम नहीं करेंगे, हल नहीं जोतेंगे, बीज नहीं बोएंगे, तो हमारे बच्चे हैं वो हल चलाना भूल जाएंगे, खेत जोतना है वो भूल जाएंगे। भले ही आप चाहे बरसो या न बरसो, हमारा जो श्रम है, हमारा जो मेहनत है, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। तब बादल ने उसके आत्मविश्वास और संकल्प को देख करके और उस साल बादलों ने खूब घनघोर वर्षा की और उनकी अच्छी फसल हुई। तो इस कहानी से मैं संबोधित करना चाहता हूं कि भले ही हमारा काम क्या है, टीचर का काम होता है पढ़ना, तो हम अपना काम पूरी लगन और निष्ठा के साथ करेंगे। हमको जितना पता है हम उतना आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप चाहे पढ़ो या न पढ़ो, मर्जी आपकी है, लेकिन इसका परिणाम आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। आपको ये अफसोस होगा कि उस समय मैं पढ़ लेता तो मेरे अच्छे नंबर आ जाते। जो भी 10th और 12th में जिन्होंने अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए हैं, 95, 94, 95 से अबाउ जिन्होंने प्राप्त किए हैं, उन्होंने पूरी साल मेहनत की है। जो टीचर ने उसको दिशा निर्देश दिया उसने माना और उसी का परिणाम हुआ कि उनको श्रम का संस्कार मिला। उसके जो श्रम की जो मेहनत की उसका परिणाम उसको मिला। और जो जिन बच्चों ने अपने टीचर, अपने जो अध्यापक होते हैं, उनकी बात नहीं मानी, तो उनका परिणाम भी उनको भुगतने को मिला। अब वो बच्चे अफसोस कर रहे हैं कि मैं उस समय पढ़ लेता, थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लेता क्लास के अंदर, तो मेरा परिणाम है वो आशाओं के अनुरूप होता। खैर, घबराने की बात नहीं है, हम आपके साथ डटे हुए हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हो, आपकी इच्छा है पढ़ने की, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। जो इतिहास का जो पहला पार्ट है, ईंट मनके और अस्थियां, उसका भाग दूसरा, ये दूसरा भाग है। पहले भाग के अंदर अपने बात की थी हड़प्पा सभ्यता की, कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, किस प्रकार से उसका उद्भव हुआ, किसने उत्खनन किया। आज अपन बात करेंगे मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसके बारे में। हालांकि पीछे का थोड़ा सा बदलता हूं, जो हड़प्पा सभ्यता है उसको कंप्राइज करके चलेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता है, इन दोनों को अपन कंपेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि कंपेयर करने से क्या होगा, दोनों की जो चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, इसलिए अपन इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो देखिए, मोहनजोदड़ो, ये जो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति कहां से मिली है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये प्राप्त हुई थी। बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता कहां से प्राप्त हुई थी, पाकिस्तान का एक पंजाब प्रांत था, उसका मोटिन गोमरी एक जिला था, वहां से जो हड़प्पा सभ्यता है ये प्राप्त हुई। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई कि हड़प्पा सभ्यता कहां से प्राप्त हुई। पाकिस्तान का एक पंजाब प्रांत पहले भारत में हुआ करता था, जैसे ही 1947 के बाद भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान एक नया देश बना, वहां से पाकिस्तान का एक पंजाब प्रांत था, उसका एक मोटिन गोमरी जिला था, वहां से जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अवशेष प्राप्त हुए। और मोहनजोदड़ो के जो अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे इसके अवशेष मिले। कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अवशेष कहां से मिले, रावी नदी के किनारे। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर है
कि हड़प्पा सभ्यता है उसके अवशेष कहां से मिले थे, रावी नदी के किनारे, और इसके जो अवशेष हैं वो सिंधु नदी से मिले। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। कई बार एग्जाम के अंदर बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं, और आपके जो 12th क्लास के स्तर के एग्जाम है उसके अंदर भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अपन छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी इसको बोलते हैं और मुर्दों का टीला भी इसको बोलते हैं। ये है इसका शाब्दिक अर्थ। खोज की अपन बात करें तो खोज हुई थी इसकी सन 1922 में इसकी खोज हुई थी। इसके विपरीत हड़प्पा सभ्यता की बात करें, क्योंकि इससे पहले जो खोजी की सभ्यता कौन सी थी, हड़प्पा थी, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो 1921 में इसको खोजा गया था। इसको कब खोजा गया, मोहनजोदड़ो को 1922 में। उत्खननकर्ता यानी कि खुदाई किसने की, किसने उसका उद्भव किया, उत्खनन किया, तो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसका उत्खनन किया राखलदास बनर्जी ने। किसने किया, राखलदास बनर्जी ने। और जो हड़प्पा सभ्यता है उसका उत्खनन किसने किया था, उसका किया था दयाराम साहनी ने। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। राखलदास बनर्जी यहां एक बौद्ध स्तूप का उत्खनन करवा रहे थे। उनको यह सभ्यता कब मिली, वो बौद्ध स्तूप का एक उत्खनन करवा रहे थे, एक बौद्ध स्तूप था उसकी खुदाई करवा रहे थे, उसका उत्खनन करवा रहे थे। उनको यह पता नहीं था कि अपन इस बौद्ध स्तूप का उत्खनन करा रहे हैं, यहां पर एक बहुत बड़ी सभ्यता के अवशेष अपन को मिलेंगे। तो राखलदास बनर्जी ने जैसे इस बौद्ध स्तूप का उत्खनन करवाया तो उनको ये जो सभ्यता है मोहनजोदड़ो है इसके अवशेष मिले। उसके बाद देखिए यहां से कुछ अवशेष मिले। कौन कौन से अवशेष मिले, कौन कौन से सामग्री मिली, कौन कौन से साक्ष्य मिले, उनकी अपन बात करेंगे, जिसके आधार पर इसको कहा जा सकता है कि ये विकसित सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा पहले खोजी की थी, लेकिन सबसे विकसित जो सभ्यता थी ये मोहनजोदड़ो सभ्यता थी। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनसे एक प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। बड़ा प्रश्न, बड़े स्तर पर एक प्रश्न है वो यहां से पूछा जाता है। या तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ लेगा या आपको मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में पूछ लेगा। एग्जाम में हर बार इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहां से कौन कौन से अवशेष मिले। सर्वप्रथम महाविद्यालय की साक्ष्य, कॉलेज, एक बड़ा कॉलेज है वो यहां से मिला। मोहनजोदड़ो सभ्यता से एक विशाल महाविद्यालय के अवशेष मिले हैं, एक कॉलेज है वो मिला। दूसरा, विशाल अनागार के साक्ष्य, बड़ा एक माल गोदाम था, अनागार जिसको बोलते हैं अपन, गोदाम बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा अन्न है वो इकट्ठा किया जाता था। तो एक बहुत बड़ा विशाल अनागार है वो यहां से मिला। उसके बाद में तीसरा, विशाल स्नानागार के अवशेष, यहां से क्या मिले, विशाल स्नानागार के अवशेष है वो भी मिले। बहुत सी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विशाल अनागार और विशाल स्नानागार के अवशेष हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं, तो कहां से प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वहां से ये प्राप्त हुए थे। उसके बाद देखिए चौथा है कांस्य की नृत्य रत्न नारी की प्रतिमा की साक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाता है कि कांस्य की नृत्य रत्न नारी की प्रतिमा के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कहां से प्राप्त हुए हैं कांस्य की नृत्य रत्न नारी की प्रतिमा के अवशेष, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वहां से प्राप्त हुए। उसके बाद में पांचवा, परम पुरुष शिव और परम नारी पार्वती की प्रतिमा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और एक योगी की प्रतिमा भी मिली है। उस समय लोग शिव और पार्वती की पूजा किया करते थे। जो अपने पूर्वज लोग हैं, जो प्राचीन समय में लोग जो पूजा करते थे वो युगल उपासना करते थे, एक देवी और एक देवता की उपासना करते थे। आजकल हम किसी एक देवता को ही अपना आधार मानते हैं, देवी को नहीं मानते, बाकी ये गलत है। युगल उपासना होनी चाहिए। अगर आप शिव की पूजा करते हो तो आपको पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हो तो आपको मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से पहले युगल उपासना का प्रभाव यहां पर देखने को मिलता था भारत में, जो बहुत सही था। तो यहां पर जो परम पुरुष शिव और परम नारी पार्वती की जो प्रतिमा है उसके अवशेष भी यहां से मिले हैं और एक योगी की प्रतिमा है वो भी यहां पर मिली है। उसके बाद में छठा मिला है सर्वप्रथम सूती कपड़ों के साक्ष्य। जो सूती कपड़ा है वो सबसे पहले कहां से मिला, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है वहां से सूती कपड़ा मिला। सभा भवन के साक्ष्य, एक बहुत बड़ा भवन मिला, एक सभा होती थी उसके अंदर लोग बहुत सारे लोग हैं वो बैठते थे, तो एक सभा भवन के साक्ष्य है वो भी यहां से मिले हैं। सर्वाधिक मोहरे, यहां से क्या मिली है, सर्वाधिक मोहरे मिली है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहरे कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरे मिली है। लेकिन चित्रित और लेखयुक्त जो मोहरे हैं वो कहां से मिली है, तो वो मिली है कहां से, जो कौन सी सभ्यता थी इससे पहले अपने, हड़प्पा सभ्यता, वहां से वो मिली है। तो सर्वाधिक मोहरे वो तो कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से, और चित्रित या लेखयुक्त मोहरे हैं वो हड़प्पा से मिली है। उसके बाद में बौद्ध स्तूप के साक्ष्य, एक बौद्ध स्तूप है उसके साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। और इसके साथ साथ कलश प्रकार के जो समाधान के साक्ष्य हैं ये भी यहां से मिले हैं। एक शव मिला है जो कलश टाइप का है, उस कलश प्रकार के जो समाधान के साक्ष्य है वो भी यहां से मिले हैं।
अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो क्या था, एक शहर था या गांव था, ये किस प्रकार की सभ्यता थी, यहाँ पर लोग किस प्रकार से रहते थे, उनकी किस प्रकार से उनकी प्रकृति थी, कौन कौन सी चीजों की उपासना क्या करते थे, उनके घर किस प्रकार से होते थे, उन सभी की बात अपन करेंगे। इसकी जो संरचना है, इसका जो आकार है वो किस प्रकार से था, उनकी बात करेंगे। तो देखिए, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, ठीक है, ये एक शहरी केंद्र था, एक नियोजित शहरी केंद्र था। पहले इसकी योजना बनाई गई थी कि किस प्रकार से घरों को बनाना है, उनकी बनावट किस प्रकार से होगी, उसकी बसावट किस प्रकार से होगी। पहले एक नियोजित व्यवस्था थी इसकी, ठीक है। तो देखिए, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा विशिष्ट पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे विशिष्ट विशेषता या सबसे विशिष्ट अनूठा पहलू है वो क्या था, वो था शहरी केंद्रों का विकास। उसके बाद में हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो पुरास्थल था वो कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। लेकिन जो पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा। अब प्रश्न ये आता है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और पुरास्थल कौन सा था, वो था मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये जो बसावट थी इसकी किस प्रकार से थी, जो बस्ती थी ये किस प्रकार से बसी हुई थी, उसकी बात करते हैं। तो बस्ती है वो दो भागों में विभाजित है। जो बस्ती थी ये दो भागों में बसी हुई थी, एक तो पूर्वी साइड थी और एक पश्चिमी साइड थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। एक जो इलाका था, यानी कि जो पूर्वी साइड वाला इलाका था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। ऊंचाई पर किस प्रकार से बना, ऊंचाई देने के लिए लोग क्या करते थे, उनको कच्ची ईंटों की जो चबूतरे हैं वो बना देते। उसके बाद में जो बड़े बड़े शासक थे उस समय, उनके जो राज प्रसाद जो भवन बनते थे वो उन ऊंचाई पर बनते थे। जो पूर्व की ओर स्थित था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना गया था, और एक जो पश्चिमी साइड था, जो पश्चिमी हिस्सा है, ये क्या था, बड़ा था, और इसके अंदर जितने भी नगरवासी है वो रहते थे। ये नीचे स्थित था और यहाँ पर जो आमजन है, जो और लोग हैं वो रहते थे। तो एक तो छोटा था और एक बड़ा, तो इसमें लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया। तो जो छोटा भाग था वो ऊंचाई पर बनाया गया था और जो दूसरा कहीं और अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। जो पुरातत्व जो इतिहासकार हैं, जो अपने पुरातत्ववेदा हैं, उन्होंने इसको क्या कहा है, एक तो दुर्ग, जो ऊंचाई पर बना हुआ था उसको उन्होंने क्या कहा, दुर्ग, और जो नीचे स्थित था उसको निचला शहर का उन्होंने नाम दिया। धोलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थान पर पूरी बस्ती किलेबंद है। ये दो स्थान है जो पूरी बस्ती है यहां पर किलेबंद की गई है। धोलावीरा और लोथल गुजरात के अंदर है, वैसे स्थान है वो पूरी बस्ती उसके अंदर किलेबंद की गई है। यहां पर जो और मोहनजोदड़ो के अंदर और स्थान मिले, वहां पर तो जो पूर्वी हिस्सा है जो ऊंचाई पर बना हुआ था उसी को किलेबंद किया गया था। बाकी जो निचला शहर था वो किलेबंद नहीं था। लेकिन जो धोलावीरा और लोथल जो स्थान है उसको पूरी बस्ती को उन्होंने क्या किया, किलेबंद किया। अब हम बात करते हैं नालों का निर्माण, किस प्रकार से उन्होंने नालों का निर्माण किया। जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो गंदा पानी था उसका निकास किस प्रकार से होता था। मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो गंदा पानी है उसका निकास है वो किस प्रकार से होता था, किस प्रकार से लोग हैं वो नालों का निर्माण करते थे, अब उसकी बात करेंगे। तो देखिए, नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली। जो हड़प्पा के जो शहर थे उसकी सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक क्या था, नालों का निर्माण। किस प्रकार से अपने गंदे पानी को निकालने के लिए वो नालों का निर्माण करते थे। पहले वाले जो लोग थे जो भवनों का निर्माण करते थे वो सबसे पहले ध्यान ये रखते थे कि जो गंदा पानी है वो बाहर कैसे निकलेगा, उसका निकास किस प्रकार से होगा। आजकल अपन देखते हैं, आमूमन घरों में देखते हैं, जो गंदा पानी है उसको लोग अपनी मेन जो सड़क होती है उसको बाहर खोल देते हैं, और वो ऐसे ही इधर उधर जो आने वाले जो लोग होते हैं उनको भी वो परेशानी का सबक झेलना पड़ता है। उस गंदे पानी के कारण लोग वहां पर आना और जाना पसंद नहीं करते। लेकिन जो प्राचीन समय में जो लोग थे, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इतिहास है वो आपको हर चीजों का ज्ञान करवाता है। किस प्रकार से लोग रहते थे, पहले वाले जो पूर्वज है वो किस प्रकार से अपने घरों की बनावट करते थे, किस प्रकार से उनकी संरचना होती थी, इन सभी बातों को जिक्र इसके अंदर किया जाता है। संस्कार किस प्रकार से थे, लोग कौन कौन से संस्कार हैं वो पहले यहाँ पर विद्यमान थे, वो लोग मानते थे। आजकल तो एक भी संस्कार शायद नहीं बचा है, लेकिन प्राचीन समय में 16 संस्कार होते थे, 4 पुरुषार्थ होते थे। तो इतिहास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है। ये पूरे सब्जेक्टों का आधार है। पहले इसी का जन्म होता है, उसके बाद में अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनका उद्भव हुआ है। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो इसके अंदर आपका एक भी नंबर नहीं कटता है।
इसीलिए ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है। पहले भारत की जो सभ्यता और संस्कृति थी वो किस प्रकार से थी, आजकल सभ्यता और संस्कृति है उसका नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है? क्योंकि जो पाश्चात्य सभ्यता है वो यहाँ पर भारत के अंदर आ गई है। पहले वाले लोग किस प्रकार से देखो अपने नालों का निर्माण करते, अपने घरों का निर्माण करते थे, और किस प्रकार से संस्कार मानते थे, किस प्रकार से जो चार पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको मानते थे, किस प्रकार से यज्ञ करते थे, जो देव यज्ञ होता था, पितृ यज्ञ होता था, ऋषि यज्ञ होता था, इस प्रकार से यज्ञ किया करते थे, कौन कौन से विवाह थे, 8 प्रकार के विवाह हैं वो यहाँ पर विद्यमान थे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी। तो देखो, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक था नियोजित जल निकास प्रणाली। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। सड़कों और जो नालियां थी उनको एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया थी। पहले क्या थी, नालों का निर्माण किया जाता, उसके ऊपर गलियां बनाई जाती थी, फिर सड़कों का निर्माण उनके ऊपर किया जाता था, ताकि आने जाने वालों को भी परेशानी नहीं हो और ये भी पता नहीं चले कि यहां से कोई नाला भी निकला है। यानी सड़क के नीचे से वो लोग नाला बनाते थे। इस प्रकार से ग्रिड पद्धति होती थी। पहले नाला बना दिया, उसके बाद में इस प्रकार से गलियों को वो बनाते थे, पहले नालों को और उसके बाद में उनके ऊपर गलियों को वो लोग बनाते थे। तो इस प्रकार से उनकी डिजाइन होती थी, इस प्रकार से उसकी बसावट होती थी। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। ग्रिड पत्ते में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ये जो नाले होते थे, जो गलियां होती थी, ये एक दूसरे को क्या है, समकोण पर काटते हैं। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से जितनी भी गलियां हैं जो ग्रिड पत्ती में जिनको बनाया गया था, जो नाले थे, ये समकोण पर एक दूसरे को काटते थे। अब देखो, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। देखने से ऐसा लगता है कि पहले जो नालियां हैं उनके साथ गलियों को बनाया गया था। पहले नालियों का निर्माण किया गया, उसके बाद में गलियों की बसावट की गई, उनका निर्माण किया गया, और फिर अगल बगल है वो आवासों का निर्माण किया गया। इनके जो अगल बगल है वो आवासों का निर्माण भी किया गया, ताकि घरों के अंदर से जो भी गंदा पानी निकलता था वो आसानी से इस नालों के अंदर होता हुआ वो शहर से बाहर चला जाता था। जो मुख्य सड़क का नाला होता था उसके अंदर सभी जो पानी है, गंदा पानी है, वो जाता था। तो और फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। अब उनकी बात करते हैं गृह स्थापत्य की। जो घर होते थे उनकी बनावट किस प्रकार से होती थी, उनका घर होता था वो कैसा होता था, किस प्रकार से लोग उनकी संरचना करते थे, उनकी अपन बात करेंगे। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसका जो निचला शहर है उसके अंदर आवास है, भवन है, वो किस प्रकार से थे उनकी अपन बात करेंगे। तो इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे। इसके अंदर जो घर होते थे उसके अंदर एक आंगन होता था। वर्तमान के अंदर अपन देखते हैं कि कोई भी जो घर है उसके अंदर आपको बहुत कम ऐसे घर होंगे जहां पर आपको आंगन देखने को मिलता है। लेकिन पहले जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता थी वहां पर जितने भी घर मिले उसके अंदर आंगन होता था, और ये आंगन होता था उसके चारों तरफ ये लोग क्या बनाते थे, कमरे बनाते थे। एल टाइप मान लो, या फिर इस प्रकार से पूरी साइड उनको चारों तरफ उसके अंदर कमरे बनाए जाते थे। बीच में आंगन रखते थे, उसके चारों तरफ क्या बनाते थे, कमरे बनाते थे। जो अपन पुराने डिजाइन के जो मकान है वो देखते हैं। आजकल तो आंगन देखने को मिलता ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, 3 या 4 मकान कर लेते हैं, फिर उसको कोठे टाइप करवा लेते हैं, उसको पूरा एकदम बंद करवा लेते हैं। आंगन का मतलब ही नहीं है। जो आंगन होता था, कहते हैं कि प्राचीन समय में जो आंगन होता था, जैसे अपन आंगन के अंदर सोते हैं, अपने जो घर है जो पुराने डिजाइन का है, हमारा तो वैसा ही है कि भाई आंगन है, उसके चारों तरफ हम कमरे बना रखे हैं, उसके बाहर जैसे ही सोते हैं तो उसके अंदर बाहर से जो रात के समय जो प्रकृति की जो वातावरण होता है, जो चंद्रमा की जो चांदनी होती है, जो तारों का प्रकाश होता है, वो सीधा अपन को मिलता है। जो उनका एक अनुभव होता है, जो अपन को एक एहसास होता है, वो एक अलग ही होता है। जो प्राकृतिक अपना जो वातावरण होता है उसका एहसास है वो अलग ही होता है। तो पहले वाले लोग प्रकृति से ज्यादा नजदीकी रखते थे, टच में रहते थे, इसलिए जो आंगन है वो खुला रखते थे। रखना भी चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक का जो वातावरण है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने आंगन का निर्माण किया और उसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने के लिए, जो आंगन होता था उसके अंदर महिलाएं क्या करती थी, खाना भी पकाती थी। जो आंगन खुला होगा जैसे किसी घर का, तो आप देखोगे कि जो महिलाएं हैं वो उसके अंदर खाना भी बना सकती है, सूत भी काट सकती है। ठीक है, आंगन अगर होगा तो। अगर आंगन ही नहीं है तो उसके अंदर कोई भी कार्य वो संभव नहीं है। तो अब देखो, वो खादियों का केंद्र हुआ करता था। अब देखो, जहां पर ये क्या क्यों करते थे, ऐसा निर्माण, आंगन का निर्माण क्यों करते थे, कि अपनी एकांतता को महत्व देते थे। एकांत में रहना इनको अच्छा लगता था। तो पहले बेसमेंट भी हुआ करते थे, जो अपन बेसमेंट बोलते हैं ना, यानी जिसको तय खाना अपन बोलते हैं। तो भूगर्भ के अंदर भी ये मकान किया करते थे, जमीन के नीचे। तो ये एकांतता को महत्व देते थे।
एकांतचित होकर के वहां पर कोई भी काम है अपना जो उनको इंपॉर्टेंट लगता था वो एक काम किया करते थे एकांत में जाकर के। तो इन्होंने अपनी एकांतता को भी महत्व दिया। भूमि तल पर बने दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। जैसे ही भूमि तल के अंदर जो मकान बना हुआ था उसके अंदर खिड़कियां और रोशनदार नहीं हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। इसके साथ साथ जैसे ही मुख्य द्वार होता था, जैसे घर है, एक बड़ा घर है, उसका मुख्य द्वार है, वहां से आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। आजकल अब अमूमन घरों में देखते हैं कि अपन जो मुख्य द्वार होता है उससे आंगन के अंदर क्या हो रहा है अपन सीधा देख लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस घर में महिलाएं भी रहती थी, उनकी जो लड़की है वो भी रहती थी, तो आंगन से सीधा उन लोगों का अवलोकन नहीं होता था। इस प्रकार से उन घरों की बसावट की जाती थी, यानी जो मुख्य द्वार होता था उसको कोने पे वो लोग बनाते थे। तो इस प्रकार से उनका सीधा अवलोकन नहीं होता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना हुआ एक स्नानघर भी होता था, पक्की ईंटों से बना हुआ एक स्नानघर भी होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। और जिनकी जो देखो अब स्नानघर भी एक होता था, उनको पक्की ईंटों से बना हुआ, और उनकी जो नालियां होती थी वो कहां जाती थी, दीवार से जैसे सटा करके उनको बनाते थे, और जो मुख्य सड़क होती थी वहां पर इनको खोल दिया जाता था, ताकि जो मेन जो नाला होता था, मुख्य सड़क का जो नाला होता था, उसके अंदर जितना भी गंदा पानी है वो बाहर निकल जाता था। इस प्रकार से उनको उन नालियों का निर्माण किया गया। जो स्नानघर की जो नालियां होती थी उनको मुख्य सड़क से उन लोगों ने जोड़ रखा था, जो दीवार को सटा करके वो लोग बनाते थे, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु सीढ़ियां भी बनाई गई थी। अब घर है वो एक मंजिल के भी हुआ करते थे और दो मंजिल के भी हुआ करते थे। जो दो मंजिल घर है उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी, तो दूसरे तल में वो लोग जाते थे। उसके बाद में कई आवासों में कुएं थे। जो मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या वो 700 थी। कुछ घरों में कुएं भी थे, जैसे वर्तमान में अपने यहाँ पर भी होते हैं, तो उस समय भी थे, और लगभग जो मोहनजोदड़ो के अंदर कुओं की संख्या है वो 700 मिली है। अब बात करते हैं दुर्ग। किस प्रकार से दुर्गों की बनावट है वो होती थी। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं की साक्षी मिलती है जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। जो भी सार्वजनिक विशिष्ट संयोजन होता था उसके लिए इनका निर्माण किया जाता था। जैसे विशाल स्नानागार की अपन बात करें तो उसके अंदर क्या होता था, किसी राजा के द्वारा एक विशिष्ट आयोजन होता था सामूहिक, उसके अंदर उसका प्रयोग किया जाता था। इसमें एक माल गोदाम मिला है। इसे विशाल संरचना है जिसमें ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा माल गोदाम यहाँ से मिला है जिसके अब सिर्फ निचले हिस्से बचे हैं। ऊपर वाले जो लकड़ी के हिस्से थे वो नष्ट हो गए हैं। अब सिर्फ नीचे वाला जो ईंटों का फर्श है वो ही बचा है, ऊपर वाले हिस्से हैं वो नष्ट हो गए इस माल गोदाम की। उसके बाद में विशाल स्नानागार एक तो मिला है, कौन सा, विशाल अनागार, और दूसरा कौन सा मिला है, विशाल स्नानागार, और दूसरा है विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार आंगन से बना एक आयताकार जलाशय है। इस प्रकार से एक आयताकार जलाशय होता था, इस प्रकार से आयताकार एक जलाशय था, उसके अंदर आंगन होता था, उसके अंदर ये यहाँ पर पानी डालते थे इसके अंदर। अब देखो एक विशाल संरचना थी, इसमें ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं। एक विशाल स्नानागार मिला जिसके अंदर एक आंगन होता था, और एक आयताकार जलाशय जिसके चारों ओर एक गलियारों से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो दो सीढ़ियां बनी थी। इसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है दोनों साइड, और 8 स्नानागार दोनों साइड इसके अंदर है। आयताकार जलाशय था जिसके चारों तरफ, इसमें बीच में आंगन होता था जिसके अंदर पानी डाला जाता था। अब इस आंगन के अंदर जो इसका मेन जो तल होता था नीचे वाला, उसको जिप्सम के द्वारा वो लोग बनाते थे ताकि पानी का रिसाव नहीं हो सके। और इसके दोनों साइड क्या है, स्नानागार होते थे, 8-8 स्नानागार, और नीचे उतरने के लिए, इसके अंदर उतरने के लिए क्या थी, सीढ़ियां बनाई गई थी। उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। इसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों और 4-4 स्नानागार बने हैं। दोनों साइड है वो 4-4 स्नानागार इसके अंदर बनाए गए हैं। इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। इसका जो प्रयोग है कोई विशेष प्रकार का एक बड़ा और सामूहिक अनुष्ठान होता था, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता था। अभी इसके 2 से 3 भाग और बनेंगे। आपका जो पहला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए 2 से 3 जो भाग हैं इसके और बनेंगे। ये था ईंट मन के और अस्थियां उसका दूसरा भाग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।